क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपका चैप्टर नंबर 1 एंड 2 दोनों ही कवर करवाने वाली हूँ। सो ये वीडियो एक रैपिड रिवीजन है, जल्दी जल्दी हम आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सो इस वीडियो के अंदर चैप्टर 1 एंड 2 कंप्लीट करेंगे एंड इसके बाद आपकी एक महा मैराथन आएगी जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस जो भी इस एग्जाम में आने वाले हैं चैप्टर्स वो सारे कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। सो ये फर्स्ट चैप्टर इज राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ये चैप्टर हम डिटेल में भी पढ़ चुके हैं। इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो यू कैन सी दी प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ द चैनल एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम एक मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन आज के टाइम पे इराक के अंदर लोकेटेड है। अब मेसोपोटामिया ये दो वर्ड से मिलके बना है, मेसोस एंड पोटामोस, एंड ये दोनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं। मेसोस का मतलब होता है मिडल एंड पोटामोस का मतलब होता है रिवर, यानी कि मेसोपोटामिया इस टर्म का मतलब होता है मिडल ऑफ टू रिवर्स, यानी कि एक लैंड एरिया जो कि दो नदियों के बीच लोकेटेड है उसे हम बोलते हैं मेसोपोटामिया। ठीक है, तो ये जो मेसोपोटामिया ये टर्म उस फर्टाइल लैंड को दिखाता है जो कि आज के टाइम पे टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बीच में सिचुएटेड है। सो उस जगह पहले एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जिसे हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बोलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सोर्सेज, यानी कि हमें ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में कहाँ से पता चला। तो हर एक चीज को जानने के लिए कुछ ना कुछ सोर्सेज होते हैं। तो मेसोपोटामिया में एक्सकवेशन यानी कि खुदाई वगैरह स्टार्ट हुई 1840s के दौरान एंड ये सारी चीजें हैं जिससे हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। सबसे पहली चीज है बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स बहुत कुछ बताती है। देन बहुत सारे स्टैचूज भी मिले हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स भी है, ग्रेव्स मिली है एंड टूल्स मिली है, लोगों की बॉडीज भी इवन मिली है। देन सील्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स, टैबलेट्स। टैबलेट क्या होता है, एक छोटा या फिर बड़ी अलग अलग शेप की टैबलेट्स होती हैं जो मिट्टी के होते हैं एंड उनके ऊपर स्क्राइब्स एनग्रेव करते हैं कुछ कुछ लेटर्स। उस टाइम की स्क्रिप्ट जो थी उसके हिसाब से उस पर लिखा गया है एंड बाद में उन्हें सुखा दिया जाता था अंडर द सन या फिर बेक भी कर दिया जाता था और उसके बाद वो हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाता था जो भी उसके ऊपर लिखा है। अब ज्योग्राफी की बात करते हैं, यानी कि किस रीजन में क्या लोकेटेड था मेसोपोटामिया में। तो मान लेते हैं ये है मेसोपोटामिया, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन के अंदर थे प्लेन्स एंड दूर तक फैले हुए थे वो प्लेन्स और कहीं कहीं माउंटेन्स थे विच वर ट्री कवर्ड। ईस्ट में इस डायरेक्शन में बेसिकली यहाँ पर टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियाँ थी और उनकी ट्रिब्यूटरीज थी। इन नॉर्थ सेक्शन देयर वाज स्टेपी रीजन, यानी कि दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदान थे जहाँ पर एनिमल्स ग्रेजिंग किया करते थे। एंड सदर्न रीजन ये असल में डेजर्ट एरिया था लेकिन ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गया था। क्यों? क्योंकि जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी थी वो यहीं पर आके एंड अप होती थी और वो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेके आती थी और वो सिल्ट यहाँ पर इकट्ठा हो जाता था। इस वजह से ये रीजन बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गया था। इसी वजह से यहाँ पे सबसे पहले सिटीज़ डेवलप हुई थी एंड एग्रीकल्चर भी स्टार्ट हो गया था। तो मैंने आपको बताया कि सर्दर्न पार्ट के अंदर सबसे पहले सिटीज डेवलप हुई थी, तो उस रीजन को सुमेर बोला जाता था एंड बाय द टाइम उसे अकड़ बोला जाने लग गया था एंड लेटर ऑन उसे बेबीलोनिया ये बोला जाता था। जो नॉर्दर्न पार्ट था वहां पर असीरियन लोगों ने अपना किंगडम बना लिया था एंड उस रीजन को असीरिया बोला जाता था। सुमेरियन, अकेडी, अरेमिक ये कुछ वहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस थी। ये जो सिविलाइजेशन थी यहाँ पर सिटीज का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। 3000 BC के आसपास उरुक, उर और मारी ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज बन गई थी। मेसोपोटामिया के नॉर्दर्न रीजन में स्टेपी रीजन था जो कि मैंने आपको बताया था। तो स्टेपी में क्या करते हैं, एनिमल ग्रेजिंग करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर एनिमल हर्डिंग ज़्यादा प्रेफर की जाती थी रादर देन एग्रीकल्चर। एंड पूरी की पूरी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर, ट्रेड, एनिमल हर्डिंग ये सारी चीजें होती थी फॉर लाइवलीहुड। इस सिविलाइजेशन के अंदर ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता था फॉर मेकिंग टूल्स एंड साथ ही साथ उरूख के अंदर एक विमेन का स्कल्प्टेड हेड मिला है, वो वाइट मार्बल का बना हुआ है एंड उसे वारका हेड भी बोलते हैं। ऐसा माना जाता है वो जो स्कल्पचर है वो एक उरूख की लेडी का स्कल्पचर है। एंड देखो सिटीज के अंदर क्या होता है, लेबर का डिवीजन होने लग जाता है, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लेबर होते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ट्रेड ऑर्गेनाइज्ड होता है, स्टोरेज बना दिया जाता है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं सिटी लाइफ के और अर्बन इकोनॉमी के। तो अब ये मेसोपोटामिया के अंदर देखे जा रहे थे। मेसोपोटामिया के अंदर फूड रिसोर्सेज तो काफ़ी थे लेकिन जो मिनरल रिसोर्सेज थे वो काफ़ी कम थे। इसी वजह से ये सारी चीज़ें मिनरल्स वगैरह, वुड, ये सारी चीज़ें बाहर से टर्की, ईरान एंड अक्रॉस द गल्फ अलग अलग इलाकों
इलाकों से इंपोर्ट करवाई जाती थी। अब वाटरवेज ये एक चीपेस्ट मोड था ट्रांसपोर्टेशन का। सो एक गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फॉर ट्रेड वाटरवेज का इस्तेमाल किया जाता था। उस टाइम पे यूफ्रेट वाज यूज्ड एज अ वर्ल्ड रूट। अब मेसोपोटामिया के अंदर राइटिंग कैसे स्टार्ट हुई? देखो, अर्बन इकोनॉमी जब डेवलप होती है तो उसमें रिकॉर्ड्स रखने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कुछ भी हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, कितना सामान आया, कितना सामान गया। तो जब ये नीड उठी कि भाई हमें अब रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे, तब राइटिंग आई एग्जिस्टेंस में। सबसे पहले मेसोपोटामियन टैबलेट्स लगभग 3200 BC के आसपास लिखे गए थे। एंड जो स्क्राइब था, यानी कि जो लिखा करता था, वो क्या करता था, एक रीड होती थी, एक वी कैन से स्टेम टाइप होती थी, जिसका आगे का हिस्सा बहुत नुकीला होता था। एंड उसकी मदद से जो गीला क्ले का टैबलेट है उसके ऊपर साइंस बनाता था, कुछ कुछ लिखता था। बाद में उसे सुखाया जाता था सन के नीचे, एंड इवन कुछ को तो बेक भी किया जाता था। एंड उसके बाद जो भी लिखा है वो हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाता था। मेसोपोटामियंस की स्क्रिप्ट थी दैट वाज क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, यानी कि नुकीले साइंस होते थे उनके। क्यूनिफॉर्म ये लेटिन वर्ड से डिराइव हुई है। दो लेटिन वर्ड्स, क्यूनिस जिसका मतलब होता है वेज एंड फॉर्मा मतलब शेप, यानी कि उनकी स्क्रिप्ट क्यूनिफॉर्म थी, वेज शेप थी, नुकीली थी। बहुत कम ही मेसोपोटामियंस लिखना और पढ़ना जानते थे, क्योंकि जो मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट थी उसमें बहुत सारे साइंस थे और वो बहुत बड़े बड़े साइंस होते थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते थे। तो दैट वाज नॉट इजी फॉर एवरीवन टू रीड एंड राइट। 1400 BCE से अरेमिक लैंग्वेज भी आ गई थी। ये एक लैंग्वेज है जो कि हेब्रू लैंग्वेज से सिमिलर है, और ये 1000 BC के बाद बहुत ज़्यादा बोली जाने लग गई थी। सो आज भी ये कुछ इराक के पार्ट्स में बोली जाती है। अब सिटीज़ कैसे डेवलप होते? 3 तरीके से सिटीज़ डेवलप होती थी। कुछ सिटीज़ टेम्पल्स के आसपास डेवलप हो जाती थी। कोई एक बहुत फेमस टेम्पल है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे उसे विजिट करने के लिए, बहुत सारे श्रद्धालु आते थे, तो बहुत भीड़ आती थी। यहाँ पे धीरे धीरे दुकानें जो है बनने लग जाती हैं, तो ऐसे एक सिटी बन जाती है। तो ऐसी सिटी डेवलप होती है। या फिर कोई सेंटर है, ट्रेड का बहुत सारा ट्रेड होता है, बहुत लोग आते जाते रहते हैं, तो ऐसे सिटी डेवलप हो जाती थी। एंड कुछ सिटी डेवलप होती थी एज इम्पीरियल सिटी, जहाँ पर राजा वगैरह रहते हैं। सो दीज वर 3 टाइप्स ऑफ सिटीज ऐसे डेवलप होती थी। इनके टेम्पल्स की बात करते हैं। इनके टेम्पल्स ऑर्डिनरी घरों जैसे ही होते थे, लेकिन एक डिफरेंस था टेम्पल्स और घरों के बीच में। जो टेम्पल की बाहरी वॉल्स होती थी तो वो कुछ ऐसी होती थी, यानी कि इन एंड आउट होती रहती थी रेगुलर इंटरवल्स पे। सो टेम्पल्स के अंदर कौन कौन से भगवानों की पूजा होती थी, और मून गॉड, इनाना गॉडेस ऑफ लव, तो ये कुछ मेन डिटीज होते थे टेम्पल्स के अंदर। लगभग 5000 BC के आसपास सेटलमेंट सदर्न मेसोपोटामिया में डेवलप होने लग गई थी। बाद में चल के ये सिटीज में तब्दील हो गई। और सिटी जो थी उसमें टाउन प्लानिंग की बहुत ज़्यादा कमी थी। बहुत पतली पतली गलियां होती थी, वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं होता था। जो रेजिडेंट्स थे और सिटी के, वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस थे, यानी कि अंधविश्वास करते थे। सो देखो, बहुत ज़्यादा टाउन प्लानिंग की कमी थी कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया में। लेकिन क्लास 12th में हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कितने अच्छे से वो अपने टाउन को प्लान करके बनाते थे। उनका ड्रेनेज सिस्टम वॉज ऑल्सो वेरी सुपर्ब, मतलब हर एक चीज़ प्लानिंग के साथ बनती थी। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन को आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा, बिकॉज वो हमसे बिलोंग करती है, जबकि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एक फॉरेन सिविलाइजेशन है हमारे लिए। सो 2000 BC के बाद क्या हुआ, जो मारी सिटी है ये यूफ्रेट्स नदी के ऊपर वाले हिस्से में लोकेटेड थी, तो ये फ्लोरिश होने लग गई थी 2000 BC के बाद एज अ रॉयल कैपिटल। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर थी ट्रेड का। यहाँ पर हमें एक किंग है जिमलिम, उनका एक पैलेस भी देखने को मिला है, साथ ही साथ टेम्पल्स भी यहाँ पर मिले हैं। हमें मेसोपोटामिया के बारे में पता चला कि यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली का कस्टम होता था, यानी कि ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज ही रहती थी। हमें ये इन्फॉर्मेशन अब कहाँ से मिली है? तो एक लीगल टेक्स्ट हमें मिला है। उस लीगल टेक्स्ट में मैरिज के बारे में, इनहेरिटेंस मैटर्स के बारे में लिखा हुआ है, तो उसी में हमें पता चला कि भाई मेसोपोटामिया के अंदर न्यूक्लियर फैमिलीज होती थी। अब हम समझते हैं द लेगेसी ऑफ राइटिंग, यानी कि मेसोपोटामियंस ने बहुत कुछ लिखा, एंड उनकी क्या लेगेसी है हमारे लिए, यानी कि हमारे लिए वो क्या छोड़ के गए हैं, वो हमें क्या दे के गए हैं। सो मेसोपोटामियंस की ग्रेटेस्ट लेगेसी मानी जाती है उनका टाइम रैकनिंग का ट्रेडिशन, साथ ही साथ मैथमेटिक्स। उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है टाइम में और मैथमेटिक्स में।
जो कैलेंडर का डिवीजन है, यानी कि एक साल को 12 महीने में बांटा गया है, एक महीने को 4 हफ्तों में, एक दिन को 24 घंटों में, एक घंटे को 60 मिनट में, तो ये सब कुछ उनकी ही देन है। साथ ही साथ मैथमेटिक्स में भी उनका बहुत कुछ योगदान है, जैसे कि टैबलेट्स मिले हैं हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, तो वहाँ से हमें मैथमेटिक्स का पता चला है कि मल्टीप्लिकेशन वहाँ भी होती थी। स्क्वायर रूट, रूट टेबल्स हमें मिले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि हम आजकल कितना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, आई एम वन ऑफ देम। सो वो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें उस टाइम पे भी सॉल्व किया करते थे। सोलर और लूनर इक्लिप्स जो उस टाइम पे होते थे उन्हें ऑब्जर्व किया जाता था एंड उन्हें रिकॉर्ड भी किया जाता था। बहुत सारे स्कूलों में स्टूडेंट्स क्या करते थे, जो पुराने टैबलेट्स लिखे होते थे उन्हें पढ़ते भी थे एंड उन्हें कॉपी भी किया करते थे। ये जो टाइम डिविजन्स थे जो मेसोपोटामियंस ने किए थे, ये अलेक्जेंडर के सक्सेसर्स ने अडॉप्ट कर लिए एंड उसके बाद वो रोमन वर्ल्ड में चले गए। उसके बाद वर्ल्ड ऑफ इस्लाम में पहुंचे एंड मिडीवल यूरोप में, यानी कि हम कह सकते हैं जो आज टाइम डिविजन्स हम फॉलो करते हैं वो वहां से ही आए हैं। गिलगामेश ये उरूफ के रूलर थे एंड ये बहुत ग्रेट वॉरियर थे। ये बहुत दूर दूर वाली टेरिटरीज को कंट्रोल में लेके आए थे, यानी कि इन्होंने बहुत टेरिटरीज को कैप्चर किया था। एक असीरियन किंग थे असूर बनीपाल, उन्होंने क्या करा, प्ले टैबलेट्स मंगवाए बेबीलोनिया से एंड उसकी मदद से एक लाइब्रेरी बनवा दी अपने कैपिटल निनिनवा में। 625 बीसी में नेबुकडनेस्सर, इन्होंने बेबीलोनिया को छोड़ दिया जो कि इन्होंने कैप्चर कर रखा था। असीरियन डोमिनेशन में अब बेबीलोनिया नहीं रहा, यानी कि बेबीलोनिया आजाद हो गया था। सो ये एक प्रीमियर सिटी रही लगभग 331 बीसीई तक, और उसके बाद अलेक्जेंडर ने इसे वापस से कैप्चर कर लिया। नेबोनिडस ये लास्ट रूलर थे इंडिपेंडेंट बेबीलोन के। सो एक बुक है द बुक ऑफ जेनेसिस ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, इसके अंदर एक शिमर वर्ड मेंशन किया गया है। शिमर एक लैंड ऑफ ब्रिक्स बिल्ट सिटी है एंड शायद से जो मेसोपोटामिया में सुमेर है वही सिमर है। मतलब जो वी कैन से ब्रिटिश लोग हैं या फिर जो क्रिश्चियन सोसाइटी है वो लोग इसको कहीं ना कहीं अपना एंसेस्ट्रल लैंड मानते हैं। सो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2, दैट इज एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। इस चैप्टर में हम रोमन एम्पायर की बात करेंगे जो कि 3 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था। सो रोमन एम्पायर वो स्प्रेड अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, यूरोप, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। सो इन 3 कॉन्टिनेंट्स में रोमन एम्पायर फैला हुआ था। नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि रोमन एम्पायर के बारे में हमें कहाँ से पता चला। सो बहुत सारी टेक्स्ट है जिसकी मदद से हमें पता चला। देयर वर सेवरल डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे मटेरियल रिमेन्स है जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह। सो कौन कौन से टेक्स्ट ने हमारी हेल्प करी रोमन एम्पायर के बारे में समझने के लिए? लेटर्स, एनल्स, सर्मन, स्पीचेस, लॉज, इन सभी चीज़ों की मदद से पता चला है। एंड डॉक्यूमेंट्स, मतलब पैपिरस स्क्रॉल्स होते थे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते थे, तो उनके ऊपर जो भी लिखा हुआ है दैट इज़ वेरी यूजफुल टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ रोमन एम्पायर। साथ ही साथ बहुत कुछ हमें और भी मिला है, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, पोट्री मिली है, कॉइन्स मिले हैं। सो इन चीज़ों की मदद से भी हमें रोमन एम्पायर को समझने में बहुत मदद मिली है। अब रोमन एम्पायर को 2 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, अर्ली रोमन एम्पायर एंड द लेट रोमन एम्पायर। अर्ली रोमन एम्पायर क्या होता है भाई, जिस टाइम पीरियड पे रोमन एम्पायर स्टार्ट हुआ था तब से लेके 3rd सेंचुरी वाले टाइम पीरियड तक रोमन एम्पायर का जो फेज था उसे अर्ली एम्पायर बोला जाता है। देन 3rd सेंचुरी से लेके जब तक रोमन एम्पायर एंड होता है उस टाइम फ्रेम को लेट एम्पायर बोला जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। 509 बीसी से लेके 27 बीसी तक रिपब्लिक एस्टेब्लिश रही रोमन एम्पायर में। 27 बीसी में ऑक्टेवियन, जो कि जूलियस सीजर के अडॉप्टेड सन थे, उन्होंने रिपब्लिक को हटा दिया एंड अब वो खुद राजा बन गए। ऑक्टेवियन ने अपना नाम बदल के अगस्टस रख लिया। सो अगस्टस ही ऑक्टेवियन थे। अगस्टस ने प्रिंसिपेट वाला सिस्टम स्टार्ट कर दिया एंड उनका टाइम एक बहुत शांति भरा टाइम था। टिबेरियस अगस्टस के अडॉप्टेड सन थे। उस टाइम पे जो रोमन एम्पायर है उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री में 3 मेन प्लेयर्स थे, राजा, सीनेट और आर्मी। अब ये क्या थे वो समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर था रोमन पॉलिटिक्स का एम्परर। एम्परर के पास सबसे ज़्यादा पावर होती थी। एम्परर का सक्सेशन कैसे होता था, यानी कि राजा के बाद राजा कौन बनता था? एम्परर का, प्रीवियस एम्परर का नेचुरल या फिर अडॉप्टेड सन। एंड इम्पॉर्टेंट एम्परर्स थे कुछ रोमन एम्पायर के, जूलियस सीजर, अगस्टस, टिबेरियस, ट्रेजन एंड नीरो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट राजा थे। सीनेट के बारे में समझते हैं। सीनेट जो भी वेल्दी फैमिलीज थी उनकी एक बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी जिसे सीनेट कहते हैं। स्टार्टिंग में ये रूल किया करती थी रोमन एम्पायर पे, मतलब ये सारे मिलके फंक्शन करते थे। आर्मी कैसी होती थी रोमन एम्पायर की? पेड और प्रोफेशनल आर्मी होती थी और ये सबसे बड़ी एक सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी थी।
रोमन एम्पायर को कंट्रोल और एडमिनिस्टर किया जाता था बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स की मदद से, यानी कि बहुत सारे प्रोविंसेस बना रखे थे थ्रू आउट द एम्पायर एंड उन सभी से टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता था फॉर मेंटेनेंस ऑफ द होल एम्पायर. So Carthage, Alexandria and Antioch, these were some of the most important provinces of Roman Empire. इसी वजह से इन्हें फाउंडेशंस भी बोला जाता है रोमन एम्पायर का. अब क्या हुआ, जो लोकल अपर क्लास थे, यानी कि जो सिटीज के अंदर जो अपर क्लास रहती थी, वो गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके देती थी, प्रोविंसेस से भी और प्रोविंशियल कंट्री साइड से भी, यानी कि जो गांव वाले इलाके हैं जो प्रोविंसेस के अंदर शामिल है वहां से भी ये टैक्स कलेक्ट करके देते थे. अब इनका रोल इंपॉर्टेंट होता चला गया. इस वजह से ये जो प्रोविंशियल अपर क्लास थी, दे बिकेम न्यू इलीट, ये रिच होते चले गए. एम्परर गिलीनियस, उन्होंने क्या बोला कि जो सीनेटर्स हैं वो मिलिट्री कमांड से दूर रहेंगे, यानी कि मिलिट्री में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा. सो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 3rd सेंचुरी क्राइसिस. इस दौरान रोमन एम्पायर पे अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग अटैक कर रहे थे. सो ससानियंस, जो कि एक डायनेस्टी थी ईरानियन एम्पायर की, उन्होंने रोमन एम्पायर पे कई बार अटैक करा इस दौरान. एंड साथ ही साथ जर्मेनिक ट्राइब्स, जिन्हें बारबेरियंस बोला जाता था, सो उन्होंने फ्रैंक्स, गोथ, अलग अलग रीजन को भी कैप्चर कर लिया था ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. 25 एम्परर्स 47 ईयर्स के टाइम पीरियड के अंदर चेंज हुए. इसका क्या मतलब है, बहुत जल्दी जल्दी एम्परर चेंज हो रहे हैं, यानी कि रोमन एम्पायर इंटरनल स्ट्रेन्स भी फेस कर रहा है. अंदर भी, रोमन एम्पायर के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं. देन जेंडर लिटरेसी कल्चर इन रोमन एम्पायर. अब जो फैमिलीज होती थी रोमन एम्पायर के अंदर, जनरली वो न्यूक्लियर फैमिली होती थी एंड स्लेव्स भी होते थे फैमिली के अंदर. अब विमेन के स्टेटस की बात करते हैं. विमेन लीगल राइट्स एंजॉय करती थी, वो प्रॉपर्टी को ओन भी करती थी एंड इवन मैनेज भी करती थी. लिटरेसी प्लेस टू प्लेस वेरी करती थी. जो वी कैन से सुप्रीम पोजीशन है सोसाइटी के अंदर, दे वर इनफ लिटरेट, जबकि जो पुअर लोग होते थे, ऑर्डिनरी लोग होते थे, वो इतने लिटरेट नहीं होते थे. एंड इवन प्लेस टू प्लेस भी लिटरेसी वेरी करती थी. कहीं पर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जबकि कहीं पर बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं. कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी रोमन एम्पायर के अंदर. थ्रू आउट द रोमन एम्पायर अलग अलग कल्चर्स एग्जिस्ट करते थे. अब बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो बहुत अच्छा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था. हार्बर्स, माइंस, क्वेरीज, ब्रिकयार्ड्स, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज, ये सब कुछ दूर दूर तक फैले हुए थे. हर जगह ये चीज़ें अवेलेबल थी. एंड इवन जो फर्टाइल एरियाज है वो भी थे रोमन एम्पायर के अंदर, यानी कि प्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से हो पाता था. कमर्शियल और बैंकिंग नेटवर्क्स भी वेल ऑर्गेनाइज थे, यानी कि पैसे का यूज बहुत ज़्यादा होता था. लिक्विड्स को कुछ स्पेशल कंटेनर्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता था, जिन्हें एम्फोरे बोलते हैं. एंड स्पेनिश ऑलिव ऑयल को कैरी करने के लिए कुछ कंटेनर्स थे, जिन्हें ब्रिसल 20 बोला जाता था. ये नाम आर्कियोलॉजिस्ट ने दिए हैं. अब वाटर पावर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था हमारे रोमन एम्पायर में. चाहे हम बात करें स्पेनिश गोल्ड या सिल्वर माइंस की, हर जगह ज़्यादातर वाटर पावर का यूज़ होता था. अब हम वर्कर्स की बात करते हैं रोमन एम्पायर में, तो स्लेवरी बहुत ज़्यादा देखी जाती थी रोमन एम्पायर में. इटली में 7.3 मिलियन पॉपुलेशन रहती थी, जिसमें से लगभग 3 मिलियन स्लेव्स थे. स्लेव्स एक इन्वेस्टमेंट होती थी, एक बार इन्वेस्ट कर दो, खरीद लो स्लेव्स को, वो बहुत टाइम तक आपके लिए काम करेंगे. ब्रूटल एटीट्यूड दिखाया जाता था स्लेव्स की तरफ. एंड रूरल इंडेप्टनेस के कारण एक पर्सन स्लेव बनता था. स्लेव ब्रीडिंग भी बहुत ज़्यादा एनकरेज की जाती थी. स्लेव के ऊपर सुपरविजन रखी जाती थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था. क्यों? ऐसा मानते थे लोग, अगर हम उन्हें सुपरवाइज नहीं करेंगे तो वो अच्छे से काम नहीं करेंगे. इवन स्लेव्स को ग्रुप में भी टाई कर दिया जाता था, ताकि वो काम करते रहे सब मिलके, एंड उनके ऊपर एक ही पर्सन सुपरवाइज करता था. अब हम बात करेंगे सोशल हियरार्की की. सबसे पहले अर्ली एम्पायर के बारे में देखते हैं. सबसे ऊपर सेनेटर्स होते थे, जो वेल्दी क्लास थी, देन इक्विस्ट्रियंस, देन रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास, देन कॉमन पीपल, सबसे नीचे स्लेव्स आते थे. अब लेट एंटिक्विटी की बात करेंगे, यानी 4 to 7 सेंचुरी के टाइम पीरियड पे जब रोमन एम्पायर फॉल होने लग गया था, तो उस टाइम को लेट एंटिक्विटी कहते हैं. तो सबसे ऊपर आते थे एम्परर. अब एम्परर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे. देन एरिस्टोक्रेसी, देन मिडिल क्लास, देन लोअर क्लास, एंड सबसे नीचे अभी भी स्लेव्स ही आ रहे हैं. रोमन एम्पायर की ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा पैसे वाली होती थी, लेकिन उतनी ही करप्ट भी होती थी. ये लोग जितना लोगों से वसूली हो सके उतनी वसूली करना चाहते थे. लेट एंटिक्विटी, मैंने जैसा आपको बताया 4 to 7 सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है उसे लेट एंटिक्विटी कहते हैं. सबसे पहले हम एम्परर डायोक्लिटियन के बारे में समझेंगे.
एम्परर डायोक्लिटियन ने 284 CE टू 305 CE तक रूल किया। इन्होंने एम्पायर को कट बैक कर दिया था, यानी कि जो एक्स्ट्रा टेरिटरीज थी उन्हें छोड़ दिया था। रोमन एम्पायर से वो अलग हो गई थी वो टेरिटरीज, और इन्होंने फ्रंटियर्स को फोर्टिफाई करवाया। इन्होंने मिलिट्री और सिविल वर्क्स को अलग अलग रखा, एंड इन्होंने जो मिलिट्री कमांडर्स की पावर है वो इंक्रीज कर दी थी। इन्होंने प्रोविंसेस की बाउंड्रीज तय कर दी थी, एंड इन्होंने एम्पायर को दो पार्ट्स में, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड कर दिया था। नेक्स्ट है एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। इन्होंने 307 CE टू 337 CE तक रूल करा। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने सॉलिडस जो कि गोल्ड कॉइन्स थे वो इंट्रोड्यूस किए थे। इन्होंने सेकेंड कैपिटल फॉर्म किया था एट कॉन्स्टेंटिनोपल। इन्होंने जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था उसे रिवाइव किया, और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट करी नई नई टेक्नोलॉजीज में। एंड नाउ नेक्स्ट इज एम्परर जस्टिनियन। इन्होंने 527 CE टू 565 CE तक रूल करा। इनके टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो रहा था रोमन एम्पायर, साथ ही साथ जो इंपीरियल एम्बिशन होता है, एक राजा का जो भी एम्बिशन होता है वो सक्सेसफुली पूरा हो रहा था। ना लास्ट टॉपिक इज डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, यानी कि रोमन एम्पायर जो कि इतना शानदार था, इतने दूर दूर इलाकों तक फैला हुआ था, इतना डाइवर्स था, वो कैसे डिक्लाइन हुआ। सो जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है अब दो हिस्सों में बढ़ चुका था रोमन एम्पायर, एंड जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर है ये 4th सेंचुरी में डिक्लाइन होने लग गया था। लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर दिस वन, ये जो पार्ट था ये 7th सेंचुरी के दौरान डिक्लाइन हुआ। नॉर्दर्न एम्पायर के ऊपर की तरफ जर्मनी ग्रुप ने अटैक किया था। विशिगोथ, फ्रैंक, लैम्बार्ड, इन्होंने अपने किंगडम बना लिए थे यहाँ पर इस वाले इलाके में रोमन एम्पायर के बाद। अब ईरानियन आर्मी का भी इन्वेजन देखने को मिल रहा था ईस्ट की तरफ से। स्लेव रिवोल्ट देखने को मिल रहे थे। अब स्लेव्स ने भी मना कर दिया था ऐसे काम करने से, इतना ब्रूटल उनके साथ बिहेवियर दिखाया जा रहा था, तो उनका रिवोल्ट भी जायज़ था। और साथ ही साथ एम्परर्स जो इस टाइम पे आए वो भी बहुत ज़्यादा वीक थे, एंड इसी टाइम पे इस्लाम का राइज भी हुआ था। सो इसी वजह से कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया था। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी तक भी नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख के चैप्टर को समझ सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।